ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है ओसी का, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज रिगार्डिंग प्लानिंग। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे टॉपिक्स कंटिन्यूटी में है। प्लानिंग के बारे में बेसिक लेवल पे तो हमने पिछले चैप्टर में भी बात की थी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब वर्ड्स पे तो हम बात कर ही रहे थे। लेकिन इनको डिटेल में कैसे समझना है, क्या और कंसेप्ट आपके सिलेबस में दे रखे, वो यहाँ पे चैप्टर 3 में हम समझने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। मैं डायरेक्ट टॉपिक से ही शुरू कर रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा बहुत तो बेसिक हमने बात की थी। प्लानिंग में उन्होंने ऐसा कुछ बोला कि व्हाट वी वांट टू अचीव इन फ्यूचर एंड हाउ फॉर दिस दे हैव वेरियस ऑल्टरनेटिव्स टू बी कंसिडर्ड एंड फ्रॉम दोज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज टू बी सिलेक्टेड। तो ऐसा बोल रहे हैं कि आपको फ्यूचर में क्या अचीव करना है, पहले तो वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। किसी भी चीज़ का प्लानिंग करने के लिए टारगेट क्या है वो तो पता होना चाहिए ना। टारगेट ही नहीं होगा तो फिर हम प्लानिंग किस बेस पे करेंगे। तो पहले आप अपना टारगेट सिलेक्ट करो, फ्यूचर में आपको क्या करना है वो आप पहले डिसाइड कर लो। एंड देन उसके लिए क्या क्या रास्ते अवेलेबल है, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करो। एंड देन आप डिसाइड करो कि कौन सा वे आउट सबसे बेटर रहेगा, जिससे हम अपने टारगेट को अच्छे तरीके से अचीव कर पाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट है। नेक्स्ट, अच्छा, जिनका कैमरा ऑन है ना, उनकी शक्ल दिखनी चाहिए, ये भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मेरी शक्ल आपको दिख रही है, तो दीवार, पंखे, ये सब चीज़ें मेरे घर पे भी है, तो वो आप नहीं दिखा होगा तो चलेगा। तो उस हिसाब से एटलीस्ट आप बैठो कि सामने कोई दिखे कि कौन है। चलो, नेक्स्ट हम कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। प्लानिंग इज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन इन बिजनेस, कंसिडर देम इन एडवांस एंड प्लान आउट हाउ टू डू दिस एक्टिविटीज। अगेन सेम चीज बोली जो हमने ऊपर देखा। आप बिजनेस के टर्म्स में अगर बात करो तो भी यही होगा। आपके पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, उन ऑल्टरनेटिव्स पे पहले आप देखो, फिर अपना प्लानिंग उस हिसाब से डिसाइड करो। सेम पॉइंट है। डेफिनेशंस आ गई, अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी है। माइक जिनका ऑन है म्यूट रखना। अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी है, मतलब वही निकल रहा है उसका, तो मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट अपने कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। डेफिनेशंस में ये याद रखना कि आपको वर्ड टू वर्ड लिखने की ट्राई करनी है। जितना हो सके, अगर डेफिनेशन मैच होगी तो सही, अदरवाइज मार्क्स कट हो सकते हैं। ये एक जनरल रूल है मार्किंग का हर जगह। इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस टू अचीव गोल्स। सही है, दिमाग लगाने का काम है प्लानिंग करना, कोई मजाक का काम नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बोल रहे हैं, इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं कि प्लानिंग जो है वो हर फील्ड में ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस में, स्टडीज़ की बात हो, आपका घर मैनेज करने की बात हो, या फिर आपका बिजनेस मैनेज करने की बात हो, कोई प्रोफेशन हो, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा कोचिंग हो, कोई भी बिजनेस हो, प्लानिंग तो हर काम में इम्प्लीमेंट होने वाली है, वो इम्प्लाइड। प्राइमरी फंक्शन, ऐसा बोल रहे हैं कि प्लानिंग सबसे प्राइमरी या बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का। अगर आप मैनेजमेंट शुरू कर रहे हो तो फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग। उसके बाद बाकी की चीजें होंगी, इम्प्लीमेंटेशन बाद में आएगा। पहले स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपको फर्स्ट लेवल पे करना होगा। सो इट इज अ प्राइमरी फंक्शन, शुरुआत वहीं से होने वाली है। कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। कॉन्शियस का मतलब आपको पूरा टाइम अटेंटिव रहना है, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। एंड इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस, ये चीज़ें आपको जो है सोचनी है और सोच के अप्लाई करनी है। तो सिर्फ बोलते हैं ना वो, मशीन वर्क या लेबर वर्क नहीं है कि आपको काम सिखा दिया ऐसे ऐसे करते जाओ दिमाग मत लगाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। प्लानिंग करना इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस, और सब कुछ आपकी सोच पे डिपेंड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इस पर हम बात कर चुके हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई प्लानिंग की है और अगर सिचुएशन में चेंज आ जाए, तो उसके हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी आप बिजनेस में सर्वाइव कर पाओगे। तो ये चीज़ किसी कंपनी के ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो सकती है। जैसे हम अभी पैंडेमिक के टाइम पे ये चीज़ सबसे अच्छे तरीके से रियलाइज कर चुके हैं कि जो भी हमारी प्लानिंग थी, बिजनेस करने का तरीका था, जो भी स्टेप्स हम फॉलो कर रहे थे, उसमें हमें ड्रास्टिक चेंजेस करने पड़े बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन। जो वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट आ गया, स्टडी फ्रॉम होम एनवायरनमेंट आ गया। आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, मैं घर पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो आईटी कंपनी के एम्प्लॉयज है घर बैठ के काम कर रहे हैं, बैंक का आधा स्टाफ घर बैठ के काम कर रहा है। तो सब कुछ वर्क फ्रॉम होम वाले मोड पे चला गया। तो कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज हो गई। तो कंपनीज की जो प्लानिंग थी, या सपोज मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मेरी जो आपको पढ़ाने की प्लानिंग थी, उसमें भी कितना चेंज आया। तो अगर मैं अपने सिस्टम के साथ फ्लेक्सिबल नहीं रहूंगा और उसमें सूटेबल चेंजेस नहीं करूंगा, तो मेरा ही काम खराब होने वाला है। ये अभी जैसे पैंडेमिक में हो रहा है, कितने स्टूडेंट्स है, ये आपके ऊपर भी अप्लाई होता है। अब ऑनलाइन स्टडीज आप बोलो सर ये है वो है, प्लस है माइनस है, वो तो होने वाला है। बट ऑल्टरनेटिव क्या है हमारे पास, पढ़ाई करना तो हम छोड़ नहीं सकते, उसमें हमारा और नुकसान है। तो जो हमारे पास बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल है, हम उसका यूज करके अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें कि ठीक है, ऑफलाइन जब तक नहीं है हम ऑनलाइन पे भी मैनेज कर लेंगे, और पढ़ाई करने से मतलब है तो हमारा फोकस हम अपने नॉलेज बिल्डिंग पे रखेंगे।
बाकी एक्टिविटीज़ का मौका जब मिलेगा तब कर लेंगे। तो वो चीज़ आपके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती है कि आपकी जो स्टडीज़ की प्लानिंग थी उसमें भी चेंजेस आए और आपने उसको सूटेबली अडेप्ट किया। सेम चीज़ मेरे लिए है। अब मैं ऑनलाइन अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये 2 साल पहले ऐसा कुछ हम कराते भी नहीं थे। ये हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम है, पूरा सेटअप करो, लैपटॉप पे पढ़ाओ, ज़ूम मीटिंग, ये वो एवरीथिंग इज़ न्यू। बट अगर मैं उतना फ्लेक्सिबल नहीं रहूँगा, तो मेरा ही काम नहीं चलेगा। तो ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। प्रिसाइज़ प्रिसाइज़ का मतलब टू द पॉइंट, हर छोटी-छोटी चीज़ को डिटेल में सोचना और हर एक स्टेप की प्लानिंग एकदम डिटेल में करना। गवर्नमेंट का अपने एग्जांपल ले रहे थे वैक्सीनेशन प्रोग्राम का, तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि सरकार हर एक के लिए वैक्सीन्स का अरेंजमेंट कर रही है। स्टॉक कभी बहुत ज़्यादा आता है, कभी खत्म भी हो जाता है, इतनी पब्लिक में ये तो होने ही वाला है। बट चीज़ें ऐसी है कि उन्होंने उसको बहुत सही तरीके से मैनेज करने की कोशिश की, एकदम प्रिसिशन के साथ, कि हर चीज़ का एक सिस्टम होगा। पहले तो कैसा था, जब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था ये वैक्सीनेशन का, कोई भी सेटिंग करवा रहा है, जान पहचान लगा रहा है, यहाँ से ले रहा है, वहाँ से ले रहा है। अब तो उन्होंने सारा ऑनलाइन कर दिया। बोले अब करो आपको जो करना है, जो है सिस्टम वो सब सॉफ्टवेयर से चलेगा। वहाँ पे जाओ, आधार कार्ड पंच करो, उसका फोटो लेंगे, आपका फोटो लेंगे। तो हर चीज़ एकदम सिस्टमैटिकली उन्होंने सोच के इम्प्लीमेंट की है। तो इसकी वजह से कहीं पे कुछ मिसमैनेजमेंट नहीं हो रहा। भाई एक सेंटर पे 100 वैक्सीन आने वाली है, तो जो 100 लोगों को बुलाया उनको लगेगी और उनको वैक्सीन मिलेगी। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो हर चीज़ के लिए एक प्रिसाइज और डिटेल्ड सिस्टम ज़रूरी है। और ये प्लानिंग लेवल पे पहले से अगर सही से किया होगा, तो इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो। वैसे फोरकास्टिंग इज एसेंशियल। किसी ने वर्ड सुना है फोरकास्टिंग कहीं पे? कहीं पे भी जरूरी नहीं है कि बिजनेस में, अदरवाइज। वेदर फोरकास्ट। हाँ एग्जैक्टली, वेदर फोरकास्टिंग। तो क्या होता है उसमें वेदर फोरकास्टिंग? वेदर के में सब बताते हैं कि अभी ऐसा होगा, अगले दिन का ऐसा टेम्परेचर रहेगा। फ्यूचर प्रिडिक्शन टाइप का। सिद्धि तुम्हारा कैमरा ऑफ है, ऑन कर लो। फ्यूचर प्रिडिक्शन आपको बताते हैं, ठीक है, कि फोरकास्टिंग का मतलब कि अभी वेदर इस साल कैसा रहेगा। बारिश के पहले ऐसी न्यूज आती है, सुनते हो, इस साल बारिश बहुत अच्छे से होगी, इस बार बारिश कम होगी, ज़्यादा होगी, तो ऐसे करके वो लोग प्रिडिक्शन देते हैं। तो फोरकास्टिंग जो होता है वो कैसे होता है, मतलब अपने मन से कुछ भी जो अच्छा लगता है बोल देते हैं, या कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशन या डेटा के बेसिस पे बोलते होंगे? कैलकुलेशन और डेटा बेसिस। ठीक है, कैलकुलेशन तो होगा। तो फोरकास्टिंग का मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी को ऐसे ही पूछ लिया भाई आपको क्या लगता है कि इस साल बारिश कैसी होगी। आपका मूड अच्छा था, आपने बोला नहीं नहीं इस बार तो बहुत अच्छी बारिश होगी, हम तो वेट कर रहे हैं तो वी आर वेरी एक्साइटेड, कब आएगा बारिश का मौसम। ठीक है, घूमने फिरने कब निकलेंगे, तो हमारी बड़ी इच्छा है कि बारिश अच्छे से हो तो होगी। ये कौन सा प्रिडिक्शन हुआ? अच्छा, आपका मूड खराब चल रहा है, बोले यार बारिश। एस्ट्रोलॉजर बनेंगे सर। हाँ नहीं एस्ट्रोलॉजी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो साइंटिफिक या रूल्स के बेसिस पे होती है। बट एक होता है कि आपने ऐसे ही बोल दिया नहीं यार मूड खराब है मेरा, बेकार है, बारिश होती है हो ना होती है ना हो, कुछ नहीं होने वाला, इस साल तो पूरा ऐसे ही गया है, कोरोना है ये है वो है, तो आपका मूड खराब चल रहा है, तो आपने बारिश पे भी गुस्सा निकाल दिया कि ये भी देखना नहीं होगी। तो फोरकास्टिंग ऐसे थोड़ी होता है कि आपके मन से आप कुछ भी बोलो। फोरकास्ट करने का मतलब है कि जो भी आपके पास पास्ट का डेटा, कोई ट्रेंड कुछ अवेलेबल है, और जो भी साइंटिफिक आपके पास चीज़ें आ रही है, उन डिटेल्स के बेसिस पे आप एक प्रिडिक्शन करो जो कैलकुलेटेड हो। कि कैलकुलेशंस ये बोलती है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, तो दैट इज अ फोरकास्टिंग। बिजनेस में भी वो ये बोल रहे हैं कि प्लानिंग करते टाइम फोरकास्टिंग बड़ी ज़रूरी है, और ये आपके बिजनेस में कहीं पे भी आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ये होगी। अब सपोज जैसे मैं अपना एग्जांपल बार बार लेता हूँ तो आपको भी रिलेट होगा, क्योंकि आप मेरे साथ कनेक्टेड ही हो। अब क्लास पे आप आ रहे हो, पढ़ रहे हो, अब मैंने क्लास शुरू करना है, एक प्रीमाइसिस स्टार्ट करनी है, तो मैं कुछ तो एस्टिमेट लगाऊंगा ना कि कितनी जगह चाहिए, कितनी बेंचेस लगाऊं, कितने एयर कंडीशनर चाहिए, सेटअप कितना बड़ा होगा, तो मैं कुछ तो फोरकास्टिंग करूंगा कि यार इतने एरिया में इतने स्टूडेंट्स हैं, और ऑन एन एवरेज मेरे पास कुछ इतनी इंक्वायरीज आएंगी, इतने लोगों ने पूछा भी है, तो अगर मैं सपोज 20 सीटर क्लासरूम बनाऊं तो अभी के लिए इनफ है। तो एक मेरे दिमाग में टारगेट है कि जैसा लोगों से रिस्पॉन्स आ रहा है इतनी जगह तो मुझे चाहिए। और मैंने क्या किया, ऐसा कुछ सोचा नहीं, इतनी बड़ी जगह बना दी कि 200 लोग भी बैठ सकते हैं वहाँ पे। वहाँ बैठे कितने, 20 लोग। तो मैंने अपना पैसा ब्लॉक कर दिया ना, 20 लोगों की सीटिंग के लिए मैं 200 लोगों की जगह ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा ही तो रेंट और एक्सपेंसेस ज़्यादा लग रहे हैं, बेंचेस ज़्यादा लग रही है, एयर कंडीशनर ज़्यादा चाहिए, तो हर चीज़ का खर्चा ज़्यादा होगा। क्या ज़रूरत थी इसकी? तो अगर आप फोरकास्टिंग करोगे कि फ्यूचर में क्या डिमांड आएगी, क्या आपके पास अभी डिमांड्स हैं और उस हिसाब से कितनी रिक्वायरमेंट है, तो उतना आप एफर्ट करो तो आपको बेटर उसका बेनिफिट मिल सकता है बस। लिस्ट ऑफ सर ऑल्टरनेटिव्स। हाँ बोलो। सर तो ऐसे फोरकास्टिंग हम अगर फ्यूचर प्रिडिक्शन पे करेंगे तो फिर वो तो गलत भी हो सकती है। हो सकती है, बट अगर आपके पास, जैसे मैंने आपको बोला, मैं इंक्वायरीज की बात कर रहा था, तो ऐसा नहीं है कि मैं क्लासरूम स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि 20 बच्चे आएंगे, तो मन में आ रहा है तो वो कोई फोरकास्टिंग नहीं है।
लेकिन मैंने एडमिशन्स अनाउंस किए और आप में से काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, मुझे मिलने आए एंड यू आर इंटरेस्टेड कि सर आप स्टार्ट करोगे तो हम आएंगे एंड हम इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसी 10-15 इंक्वायरीज मेरे पास ऐसी हैं जो कंफर्म है, या किसी ने मुझे टोकन मनी दे दिया या एडवांस में सीट बुक करवा ली। तो मेरे पास ये डेटा है कि अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो 10-15 लोग तो बोल के गए हैं और कंफर्म है कि आएंगे, और स्टार्ट करूंगा तो उनके थ्रू और स्टूडेंट्स को पता चलेगा तो 5-7 लोग और भी आ जाएंगे। तो ऐसा मैंने कुछ कैलकुलेशन करके सोचा कि एक बार 20 सीटर क्लासरूम तो मैं रेडी कर देता हूँ। तो ये जो है ये एकदम हवा में तुक्का लगाने वाली बात नहीं। ये ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं भी हो सकता है, होने को अभी भी चांसेस है। क्या पता 15 लोगों ने मुझे हाँ बोली और फिर जैसे ही मैंने पूरा क्लास सेटअप किया आप कहीं और चले गए, आए नहीं आप मेरे पास, मैं फोन कर रहा हूँ कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है, चांसेस है। बट कहीं ना कहीं फोरकास्टिंग जो है वो एकदम रैंडम प्रिडिक्शन के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल हो सकता है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। बाकी 1% रिस्क तो रहेगा कि जो आपने फोरकास्ट किया वो भी गलत हो जाए, पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। इसमें तो हम पहले बात कर ही रहे थे कि ऑल्टरनेटिव्स जो हैं हमें हमेशा हमारे पास होते हैं, और बिजनेस में या किसी भी चीज़ में प्लानिंग करते टाइम हमें हर ऑल्टरनेटिव के बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, इसमें से मैं कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, ये सब की बात कर रहे हैं। अब मुझे एक प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है और उसको पॉपुलर बनाना है, तो मेरे पास मार्केटिंग के कितने ऑप्शन हैं? आपके हिसाब से क्या ऑप्शन है, मार्केटिंग कैसे करें? आज की डेट में क्या ट्रेंडिंग है? कुछ डिजिटल। एग्जांपल्स। हाँ, डिजिटल में कुछ स्पेसिफिक डिजिटल। बताओ, बोलो। फेसबुक, इंस्टाग्राम। फेसबुक, इंस्टाग्राम, मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, ये अपने कर सकते हैं, ट्रेंडिंग है। और क्या तरीके हैं मार्केटिंग के? ऑफलाइन की किसी के घर पे जाके, या फिर शॉप पर हम कनेक्ट करें किसी से। ओके, घर पे जाके कर रहे हैं तो डोर टू डोर मार्केटिंग हो सकती है। सेल्समैन आता है ना घर पे, सर कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो? बोले मैं तो नहाता ही नहीं। बोले टूथपेस्ट कौन सी इस्तेमाल करते हो? बोले दांत ही नहीं है मेरे। आप तो परेशानी कर रहे हो उसको। बोले सर कोई तो प्रोडक्ट यूज करते होगे। बोले अच्छा ठीक है, आप कौन सा प्रोडक्ट लाए? बोले नया साबुन आया मार्केट में, ये है वो है, अच्छी कंपनी है, ट्राई करो, अगर डिस्काउंट चल रहा है, ऐसा वैसा करके। वो भी होता है डोर टू डोर मार्केटिंग। फिर अपने वॉचमैन को बुलाते हैं, बोले इसको अंदर किसने आने दिया, बाहर निकाल, गलत टाइम पे बेल बजा रहे हैं। तो ऐसे भी होता है। तो मार्केटिंग के अलग अलग तरीके हैं। और कोई तरीके किसी को बताओ? होर्डिंग्स। होर्डिंग्स, हाँ, रास्ते पे बड़े बड़े होर्डिंग नहीं लगे होते बड़े बड़े प्रोडक्ट्स के, सेलिब्रिटीज के साथ, ये वो। तो ऐसे होर्डिंग्स भी लग सकते हैं, वो भी मार्केटिंग का तरीका है। और कुछ? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टीज। हाँ, पर एडवर्टाइजमेंट कैसे, उसका मोड क्या? टीवी साइकिल्स पे। में साइकिल्स पे टीवी से। पोस्टर लगा के। हाँ, साइकिल पब्लिसिटी देखी है आजकल आप लोगों ने? तो सड़क पे साइकिल वाले घूम रहे होते हैं बेचारे। एंड फिर हाँ। ऑटो रिक्शा के पीछे वो ऑटो रिक्शा के ऊपर पीछे देते वो बैनर्स। सूट और शेरवानी का ऐड देखा है कहीं ऑटो रिक्शा के पीछे? 999 रुपये में शादी की शेरवानी, 1200 रुपये में शादी का लहंगा, ऐसे करके एडवर्टीजमेंट लगी होती है। अब सिग्नल पे अगर आप खड़े हो तो ऑटो वाला ही होगा आगे, कोई जगह तो वही नहीं देते, तो उनके पीछे ये बैनर लगे ही होते हैं। तो अपने पास कोई चॉइस नहीं होती, अपन पढ़ते ही है कि उस पर क्या लिखा है क्या नहीं। तो वो भी एक तरीका है मार्केटिंग करने का। साइकिल पब्लिसिटी वाले घूम रहे होते हैं और साइकिल के पीछे बड़ा सा एक वो ट्रेलर बांधा होता है, उस पर वो बैनर होता है और उस पर स्टिकर लगा रखा होता है जो भी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट है। और वो बेचारा साइकिल को खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। अब वो ट्रैफिक वाले रोड में चला रहा है, अपने उसका ऐड देखते देखते उसको गालियां दे रहे हैं कि साइड पे हटा, ये ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो वो भी एक तरीका है, आजकल पॉपुलर है मार्केटिंग करने का। इसके अलावा और कुछ एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हैं? कोई मोड बाकी रह गए? एड्स तो हर जगह देखते न्यूज़पेपर। हैं। ऑनलाइन। न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं, ट्रेडिशनल तरीका सही है। ऑनलाइन में कहाँ कहाँ पे एडवर्टीजमेंट परेशान करती है, आपको याद करो? गाना ऐप पे। गाना ऐप पे, हाँ, गाना मीशो। कम, ऐड ज़्यादा। यूट्यूब। यूट्यूब, यूट्यूब पे भी होता है ना, स्किप करने से पहले भी 5 सेकंड तरसाता है अपने आप को कि जल्दी खत्म करिए यार, स्किप का बटन कब आएगा। या तो फिर कितनी बार होता है कि आपको पूरी ऐड देखनी पड़ेगी, जबरदस्ती वाली ऐड भी आती है उसमें। गाना ऐप है, स्पॉटिफाई है, यूट्यूब है, सारे एप्लीकेशंस के ऊपर वो आपको ऐड दिखा दिखा के परेशान करते हैं। अच्छा, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे फ्री वाला वर्जन यूज करो आप, Z5, सोनी लिव और हॉटस्टार। फ्री वर्जन में हर बीच बीच में ऐड आके परेशान कर देते डिज्नी हॉटस्टार। हैं। हाँ, टीवी पे भी होता है, रेडियो एडवर्टीजमेंट होती है, हाँ। उसमें भी तो वही होता है ना, 2-4 ऐड के बीच में एक आध गाना आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो रेडियो वालों का भी वही चलता है।
तो ये सारे मार्केटिंग के मीडियम्स अवेलेबल है, और इसमें आपने लेटेस्ट वाले भी बता दिए, ओटीटी वाले, यूट्यूब वाले, ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर वाला भी आपने बताया। वो न्यूज़पेपर में पैम्फलेट आते हैं, पता है? न्यूज़पेपर खोलो, सुबह सुबह 3-4 पैम्फलेट नीचे गिरते हैं, सैटरडे संडे को खासकर। तो वो भी तो एक तरीका है मार्केटिंग करने का। तो ये सारे मार्केटिंग मीडियम, न्यूज़पेपर जो आपने बोला या फिर ऑटो रिक्शा बोला, ये सब आजकल ट्रेंडिंग है। कंपनी को करनी है पब्लिसिटी अपने प्रोडक्ट की, तो उसके लिए उनके पास ये सारे ऑल्टरनेटिव्स की लिस्ट तो आई गई होगी कि इतने इतने तरीके हैं, बोलो आप क्या करना है। तो उस बेसिस पे आप प्लान कर सकते हो कि आपको कौन सा तरीका सूट कर रहा है, क्योंकि हर एडवर्टीजमेंट के मेथड का एक अपना बजट होता है, एक अपनी टारगेट ऑडियंस होती है, और प्रोडक्ट कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब सपोज मैं अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जो यंग स्टूडेंट्स या यंग जनरेशन के लोगों को, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है, प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, कुछ भी हो, तो मैं मार्केटिंग कहाँ पे करूँ? न्यूज़पेपर में करूँ, या रेडियो पे करूँ, या सोशल मीडिया पे करूँ? सोशल मीडिया पे। है ना? क्यों ऐसा? क्योंकि आप सब वहीं तो मिलते हो। ठीक है, तो जहाँ पे यंग पब्लिक मिलेगी, वहाँ पे अगर मैं मार्केटिंग करूंगा तो उन तक वो प्रोडक्ट जल्दी पहुंचेगा। अब न्यूज़पेपर आप में से कितने लोग पढ़ते हैं रोज? लोकल न्यूज़पेपर, हिंदी गुजराती वाला, टाइम्स ऑफ इंडिया, है कोई ऐसा जो रोज पेपर यस पढ़ता है? सर। 7 दिन भी आपने लाइफ में कंटिन्यूस कभी न्यूज़पेपर उठा के देखा, बैक टू बैक? नहीं। नहीं। लेकिन आपके लिए एक नया कैफे स्टार्ट हुआ है, और उस कैफे का एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो न्यूज़पेपर में आएगा तो आप तक पहुंचा ही नहीं ना मैसेज। हजारों रुपए की एडवर्टीजमेंट वेस्ट। इंस्टाग्राम पे आ गया स्पॉन्सर्ड पेज, फोटोज वोटोज के साथ, वीडियोस के साथ, स्लाइड करके देख रहे हो 5-7 फोटो, जैसे ही आया आपने शेयर किया, अपने ग्रुप में भेज दिया कि अपने इस सैटरडे यहीं जाएंगे। हो गया ना फायदा? मार्केटिंग सस्ता भी है न्यूज़पेपर के कंपैरिजन में, और डायरेक्ट टारगेट ऑडियंस के मोबाइल में पहुंच जाते हैं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो आपके पास इतने ऑल्टरनेटिव्स हैं, प्रोडक्ट के हिसाब से आप मार्केटिंग का मीडियम सिलेक्ट करो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये तरीका होता है प्लानिंग का। कंसर्न विद फ्यूचर, वो तो इम्प्लाइड है, फ्यूचर में आपको क्या अचीव करना है, क्या आपका गोल है, उसके हिसाब से आप प्लानिंग करोगे, तो ये कुछ नया नहीं बोला उन्होंने। कंटिन्यूस प्रोसेस भी ठीक है। प्लानिंग कभी ऐसा तो नहीं होती ना कि एक स्टेप है, कर लिया एक बार, फिर लाइफ टाइम कभी नहीं करना। प्लानिंग तो कंटिन्यूस बेसिस पे चलता रहता है। अब मैं अपने काम में हर रोज कुछ नया नया प्लानिंग कर रहा हूँ। आपकी टेस्ट ऑर्गेनाइज करनी है, उसका प्लानिंग चल रहा है। आपको फ्यूचर में नए नोट्स बना के देने, उसका काम चल रहा है। आपके लेक्चर्स रोज के अरेंज करने हैं, कौन सा सब्जेक्ट कब होगा कब नहीं, उसका प्लानिंग चल रहा है। तो इट इज़ अ रेगुलर प्रोसेस, वो तो चलता ही रहने वाला है, तो प्लानिंग का कभी कोई एंड नहीं है। जब तक काम चलेगा तब तक प्लानिंग चलेगा वैसे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी इम्प्लाइड, टारगेट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट मतलब क्या अचीव करना चाहते हो, तो ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली ही आप अपनी एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करते हो, दैट इज इम्प्लाइड। रिक्वायर्स डिसीजन प्रोसेस, हाँ, प्लानिंग रिक्वायर्स डिसीजन एट एवरी स्टेप। जैसे अपने भी एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे थे, मैंने बोला यंग स्टूडेंट्स को टारगेट करना है, कॉलेज गोइंग क्राउड को, आपने तुरंत से बोला सर फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग करो। तो ये आपने डिसीजन ही तो लिया कि न्यूज़पेपर में नहीं देना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, क्योंकि उससे मेरा काम जो है वो पूरा होगा, और जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, टारगेट ऑडियंस है, वहां तक वो चीज़ पहुंचेगी। तो आपने तुरंत से डिसीजन लिया, तो डिसीजन टेकिंग प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग, वो रहने वाला है। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। और क्या बोल रहे हैं आगे? ओके, फिर बताया कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, उसका फायदा क्या है, तो यहाँ कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ये भी इम्प्लाइड है। देखें, ऑल एक्टिविटीज आर डन सिस्टमैटिकली ड्यू टू प्लानिंग। सही है ना? सिस्टमैटिकली काम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिसोर्सेज का वेस्टेज अवॉइड होगा, हर चीज़ सोच समझ के करोगे तो रॉ मटेरियल वेस्ट नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा चीज़ों का। अनसर्टेनिटीज कम हो जाएंगी क्योंकि आपने सब कुछ फोरकास्ट कर करके सोच सोच के काम किया। प्लानिंग लीड्स टू प्रिसीशन, ये ऊपर आ चुका है। ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करना, ये भी आ चुका है। मैनेजमेंट ईजी हो जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयज़ का कोऑपरेशन बढ़ेगा। एम्प्लॉयज़ का कोऑपरेशन क्यों बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? क्योंकि आप उनको भी इन्वॉल्व करोगे प्लानिंग प्रोसेस में, आप उनके आइडिया सुनोगे, उनको मौका दोगे बोलने का, और अगर उनके पास कोई अच्छा आइडिया है जो आपके माइंड में नहीं आया था, तो आप उसको एक्सेप्ट भी करोगे, उनको उस चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट भी करोगे, एंड उसको अडॉप्ट करोगे। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ में भी एक एक्साइटमेंट रहेगी कि हम जो बोलते हैं ना वो बात सुनी जाती है, हमारे आइडियाज़ को कंसिडर किया जाता है। एक्सेप्ट रिजेक्ट करना मैनेजमेंट के हाथ में, लेकिन कितनी बार हमारे आइडिया अच्छे होते हैं तो एक्सेप्ट होते भी। तो इससे अपने आप उनका कोऑपरेशन और इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, और आपका फायदा होता है। आप एक दिमाग लगा रहे हो, आप सब मेरे एम्प्लॉयज़ हो, और मैं आप सबसे सजेशन मांगता हूँ कि भाई अभी यार अपने सपोज अपने क्लासेस का थोड़ा मार्केटिंग करनी है, प्रमोशन करना है, तो आप कुछ सजेशन दो कि हम क्या करें।
तो आप लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे, बोले सर आजकल स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, ये तरीका है वो तरीका है, ऐसे करके हम इन तक पहुँच सकते हैं। तो आपके 2 आइडिया मुझे अच्छे लगे तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। तो इससे एक चीज़ पे एक अकेला दिमाग नहीं सोच रहा है, 15 दिमाग सोच रहे हैं, तो कुछ तो अच्छा ही निकाल के लाएंगे। तो आपका कोऑपरेशन और आपका इन्वॉल्वमेंट नेक्स्ट टाइम और बेटर होगा मेरे साथ वैसा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। इफेक्टिव कंट्रोल बिकम्स पॉसिबल, चीज़ों को आप प्रॉपरली कंट्रोल कर पाओगे। प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स वेरियस एक्टिविटीज, वो रिपीट है, ऊपर भी एक्टिविटीज को एक साथ कोऑर्डिनेट करने की हम बात कर ही रहे थे, तो प्लानिंग में ये होने ही वाला है। अब लिमिटेशंस, देखो जब एडवांटेजेस की बात करते हैं ना तो हम प्लानिंग के फेवर में अच्छा अच्छा बोलेंगे। जब लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स निकालेंगे, थोड़ा उसके बारे में बुराई करेंगे, और तो कुछ करना नहीं है। पहला पॉइंट, देखो एकदम अपोजिट बात कर रहे हैं, अनसर्टेन फ्यूचर। अभी ऊपर बात कर रहे थे कि फोरकास्टिंग करने से फ्यूचर की अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, और अब बात कर रहे हैं कि अनसर्टेन फ्यूचर। तो आप बोले सर ये क्या बात हुई, अभी तो बोल रहे थे कि नहीं देखो ये रहा, प्लानिंग रिड्यूसेस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, है ना, इंपॉर्टेंस में ये बता रहे हैं। फिर बोल रहे हैं अनसर्टेन फ्यूचर, तो एक बात करो ना, बट भाई लिमिटेशंस बतानी है तो आपको बोथ साइड्स बोलना पड़ेगा कि हम ठीक है तो फोरकास्टिंग करते हैं, फ्यूचर एजम्पशंस करते हैं, इससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हम सक्सेसफुल होंगे। बट जैसे आप ही अभी बोल रहे थे, बोले सर फोरकास्टिंग में जरूरी थोड़ी है 100% की जो हमने सोचा है वो होगा। करेक्ट है, तो मैंने आपको बोला कि वो पॉसिबिलिटी भी है। तो उस पॉसिबिलिटी को यूज करके यहाँ पे एक लिमिटेशन में भी वो बोल रहे हैं कि ठीक है फोरकास्टिंग और अजम्पशन आपको पूरी तरीके से रैंडमली नुकसान होने से बचा सकते हैं, बट फिर भी रिस्क फैक्टर तो रहता ही है, सर्टेनिटी 100% तो कभी नहीं है। तो इसलिए बोला है अनसर्टेन फ्यूचर उस सेंस में। तो आपको तो दोनों तरफ ही बात करनी पड़ेगी ना, आप जब 2 पॉइंट्स लिख रहे हो तो। एक्सपेंसिव प्रोसेस, इसमें एक्सपेंस क्या है, सोचने के पैसे लगते हैं क्या? एक्सपेंसिव क्यों बोल रहे हैं? कंपनी में रखने पड़ेंगे पढ़े लिखे लोग जिनका दिमाग चलता हो, जो आपकी कंपनी चलाने के लिए, आपका बिजनेस चलाने के लिए अपना दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, कुछ आपको स्ट्रेटेजीज बताएंगे, और जो जितना दिमाग लगाएगा उतना पैसा डिमांड करेगा। तो अच्छे अच्छे एमबीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स, ये सब बड़े बड़े लोग आपकी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो पैसा भी तो उस हिसाब से लेंगे ना, तो आपका खर्चा तो होने ही वाला है। बट उनके पीछे खर्च किए बिना आपका काम भी नहीं चलेगा, तो प्रोसेस एक्सपेंसिव हो सकता है। टाइम कंज्यूमिंग, ये भी है, प्लानिंग करने में सोचने में ज़्यादा टाइम जाता है, इम्प्लीमेंट करने में कम टाइम लगता है, ये ऑब्वियस है, क्योंकि हर एंगल से, हर ऑल्टरनेटिव, हर एक डिसीजन के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस प्लस माइनस सब सोचना पड़ता है, फिर डिसाइड करते हैं कि फाइनली ये करना है, तो उसमें टाइम जाने वाला है। प्लानिंग इज इररिलेवेंट, क्यों ऐसा? अनसर्टेनिटी है, ये थोड़ा फिर ज़्यादा बोलते हैं ना, पॉइंट जो है वो इम्प्रैक्टिकल जैसा है, बट बनाने के लिए बनाया है। प्लानिंग कभी इररिलेवेंट तो नहीं होती, बट ये बोल रहे हैं कि प्लानिंग इररिलेवेंट बन सकती है। अगर आपने प्लानिंग करते टाइम सही चीज़ों को असेस नहीं किया, अनसर्टेनिटीज को सही से नहीं समझा, फोरकास्टिंग गलत कर दिया, तो प्लानिंग पूरी इररिलेवेंट हो जाएगी, मतलब जितना सोचा जितना प्लान किया सब वेस्ट हो गया, सब पे पानी फिर गया। ऐसा भी तो हो सकता है, आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? मैं बताता हूँ कब होता है। एग्जाम आती है ना, तो आप बनाते हो शेड्यूल, अब पढ़ेंगे दिन में 12 घंटे, वो भी कब? सुबह 7 बजे से 8 बजे से रखते हैं, 7 बजे तो उठोगे ना, 7 बजे उठेंगे, 7:15 बजे नहा धो के ब्रश करके रेडी हो जाएंगे, 7:30 बजे नाश्ता कर लेंगे, 8 बजे शार्प पढ़ने बैठ जाएंगे, डॉट 8 बजे। ठीक है, फिर 8 से 10 बजे तक पढ़ेंगे, फिर कुछ खाएंगे पिएंगे, आधा घंटा ब्रेक, 10:30 बजे फिर पढ़ने बैठ जाएंगे, 12:30 बजे लंच टाइम होगा, इतना इतना प्लानिंग शाम तक का हो गया होता है। होता है ऐसा कभी? एग्जाम्स के टाइम पे, बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा ऐसा शेड्यूल अपने बनाते हैं, और बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि नहीं नहीं इस बार तो ये शेड्यूल फॉलो करेंगे कैसे भी करके। फिर उस हिसाब से पूरा प्लानिंग लिख के, अच्छा नोटबुक में अच्छे से लिखा होता है टाइम के साथ कि इतने बजे हम ये कर रहे होंगे, तो बड़ी उम्मीद है खुद से हो जाती है अपने को कि ये सब तो होने ही वाला है। अब रात को सोए, अलार्म वेलार्म भी लगा दिया 6 बजे का, वो भी था स्नूज के साथ, 15-15 मिनट के गैप पे 3-4 अलार्म लगा दिए कि भाई 6 बजे से बजेगा ना तो 7 बजे तक तो हम उठ ही जाएंगे, तो फुल प्रूफ प्लान है 100%, इसमें कोई गड़बड़ होने का चांस ही नहीं है। अच्छा घर वालों को भी सबको बता रखा है कि भाई हम तो कल सुबह इतने बजे उठने वाले हैं, मम्मी को बोल दिया नाश्ता रेडी कर देना, ये वो रूम खाली कर देना, पढ़ने की जगह रखना। वो भी सुन रहे हैं, बोले हाँ ठीक है चलो कर देंगे, अच्छी बात है, उठो तो सही पहले। तो चल रहा है ये सब। अगले दिन क्या सिचुएशन होती है रियलिटी में? 8 बजे क्या कर रहे होते हो आप? पढ़ाई करने बैठ जाते हो या पढ़ाई के सपने चल रहे होते हो? होता है ऐसा? अगले दिन सुबह आँख खुली, 10:30 बज रहे, खत्म प्लान। 8 बजे तो पढ़ने बैठने वाले थे, 10:30 तो हो चुके हैं,
अब क्योंकि सुबह के 2 घंटे खराब हो चुके, बाकी के 10 घंटे क्या कर लेंगे पढ़ाई करके, अब छोड़ो कल से स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट सीधा कल पे जाता है, ऐसा भी नहीं कि चलो 12 बजे से 1 बजे से बाकी का दिन यूज कर ले, नहीं नहीं, सीधा अब कल से सुबह 8 बजे पक्का, तो वो कल कभी आता नहीं है, होता है ऐसा। तो जितना प्लानिंग किया ना ऐसा सोच सोच के, घर वाले तो वैसे ही मजाक उड़ा रहे थे, बोले कुछ उठने वाले है नहीं, खाली बातें करते हैं। ये एक बार सोए ना फिर सुबह 6 बजे के 11 बजे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आँख खुलेगी तभी उठेंगे। अलार्म तो सारे घर वालों ने परेशान हो के बंद किए, वो आपके चक्कर में उठ गए 6:30 बजे, आप उठे 10:30 बजे, होता है ऐसा। तो प्लानिंग कभी कभी इररिलेवेंट भी हो सकती है ऐसी सिचुएशन। और अपने साथ ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, सबके साथ होते हैं, आपके साथ भी हुए होंगे। और अगर नहीं हुए हैं तो अभी 12th का एग्जाम तो आने वाला है ना, तब एक आध बार ऐसा होगा। वो जब एग्जाम के 2 महीने पहले ऐसा प्लान बनता है ना तो ऐसा होता है, एग्जाम के 15 दिन पहले ऐसा नहीं होता, फिर तो नींद ही नहीं आती अपने को, तब तो अपने पढ़ ही लेते हैं। ठीक, चलो देखें आगे। टेंड्स टूवर्ड्स रिजिडिटी। अब ऊपर पता है क्या बोल रहे थे, सारे ऑपोजिट पॉइंट लिखते हैं। एडवांटेज में फ्लेक्सिबिलिटी का पॉइंट पढ़ा आपने, थोड़ा ऐसे स्मार्ट वर्क करोगे तो ऑपोजिट्स में आपको याद हो जाएगा पूरा। यहाँ पे बात हो रही थी फ्लेक्सिबिलिटी की, कि प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्लानिंग में अगर फ्लेक्सिबिलिटी ना हुई और प्लान रिजिड हो गया कि आप इसको चेंज नहीं करते, तो ये प्लानिंग आपके लिए खतरनाक हो सकती है। अब मैंने आपको क्लास पे पढ़ाने का प्लान कर लिया, अब मैं जिद पकड़ के बैठा हूँ तो मोदी जी जब तक क्लास खोलने की परमिशन नहीं देंगे मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं तो पढ़ाऊंगा क्लास पे जाके, बैठे रहो और क्या, आउटडेटेड हो जाओगे आप, फिर आपके पास कोई पढ़ेगा नहीं, बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ ही रहे हैं, कहीं और जाके ज्वाइन कर लेंगे। तो आप अगर अपने प्लान में रिजिड हो जाओगे और सिचुएशन के हिसाब से नहीं चलोगे, तो आप मार्केट से आउट हो जाओगे, आपको टाइम नहीं लगेगा, तो एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार होता है। अनसर्टेनिटी ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स। आपने बहुत अच्छा प्लानिंग किया था 2020 के स्टार्टिंग में, ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सपोज एक एग्जांपल, आपने इवेंट मैनेजमेंट का प्लानिंग किया, आजकल ट्रेंडिंग है ना इवेंट मैनेजमेंट, कितने लोग कर रहे हैं, आपके कांटेक्ट में भी आपके दोस्त भी होंगे इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, बर्थडे पार्टीज का सेलिब्रेशन है, डेकोरेशन करना है, फ्लावर डेकोरेशन, बलून डेकोरेशन, ये वो कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। अब 2020 के स्टार्टिंग में आपने सोचा कि हम कुछ इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू करेंगे, अच्छा खासा आपने प्लानिंग कर लिया, स्टाफ रख लिया, कंपनी का नाम सोच लिया, उसका कोर्स भी कर लिया, सब आ गया। अब जब आया इम्प्लीमेंटेशन का टाइम कि भाई लोगों से ऑर्डर्स लें, कहीं किसी का फंक्शन हो उसको ऑर्गेनाइज करें, ये करें वो करें, कोरोना आ गया। अब कोरोना आने के बाद इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस की क्या हालत हुई वो तो अपने को पता है, कोई काम ही नहीं है, इवेंट होंगे तो काम होगा ना, शादियां हो रही है 50-50 लोगों में, 500-500 से नीचे बुलाते नहीं थे लोग, तो इवेंट में क्या काम चलेगा। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके हाथ में तो नहीं थे ना, आपको पता था ऐसा कोविड आने वाला है, किसी को नहीं पता। तो ये है एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनकी अनसर्टेनिटी आपका सारा प्लानिंग खराब कर सकती है। ठीक है, पता चला ये, तो ये भी एक लिमिटेशन वाला पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ये सबसे डेंजरस होती है। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन ढूंढ के अगर आप प्लानिंग करने बैठ जाओगे तो पूरा नुकसान होगा। जैसे कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, तो वो लोग पहले ना सर्वे करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सर्वे, सर्वे में ये पता करते हैं कि आज का कस्टमर क्या डिमांड करता है, उसके बेसिस पे वो अपने प्रोडक्ट में कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। अब सर्वे ठीक से नहीं हुआ, एक आधी अधूरी पब्लिक से आपने पूछा, हर सेक्टर के लोगों से आपने पूछा नहीं, आप यंग लोगों से बात करना चाहते थे बट आपने मिडल एजेड और एजेड लोगों का रिव्यू ले लिया, जिनके मतलब की वो सर्विसेज है ही नहीं। तो फिर इनकम्प्लीट और गलत इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप आगे जो भी प्लान करोगे वो फेल होने ही वाली, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है ऐसा। इसके बाद एम्प्लॉयज की क्रिएटिविटी पे रिस्ट्रिक्शन होना। देखो अपोजिट पॉइंट, मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि एम्प्लॉयज को एनकरेज करो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनो एक बार, उसको रिस्पेक्ट करो, फिर आपको जो अच्छा लगे उसमें से यूज भी करो, और उसके लिए उनको एनकरेज करो कि भाई अच्छा है आपने आइडिया दिया तो आपके आइडिया से हम आगे बढ़ते हैं। आप उसके बदले उल्टा कर रहे हो, एम्प्लॉयज को बोला देखो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सबसे इंटेलिजेंट बंदा इस कमरे में मैं हूँ, जो मैं बोलूंगा वो फाइनल होगा, आपको जितना बोला जाए उतना करो, अपना दिमाग घर पे रख के आया करो। अब ऐसा एम्प्लॉय को बोलोगे तो वो क्या आपको अचीव करके देगा, बेचारा एक तो पहले आपको मन में 4 गाली तो दे चुका है, अभी तक दे ही चुका है, अभी टाइम नहीं लगेगा उसको। बोले हाँ भाई सारा दिमाग तो भगवान ने आपको ही दिया है, हम तो बेवकूफ़ बैठे हैं यहाँ पे, अच्छे भले पढ़ लिख के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हैं, आप क्या बोल रहे हो, अपना दिमाग घर पे छोड़ के आओ। अच्छी बात है, रोबोट रख लेते हमको क्यों रखा है। तो आपने मन में 4 गालियाँ उसको दे दी, फिर आप सोचोगे कि इस बेवकूफ़ को कोई आइडिया देने की जरूरत नहीं। अभी आपके माइंड में कोई आइडिया होगा ना, तो भी आप मेरे साथ शेयर नहीं करोगे, बोले इसको ऐसे ही करने दो जो करता है, एक बार जब अच्छा खासा नुकसान होगा ना,
तब इसको अकल आएगी कि हम पागल नहीं है, हमारे पास भी दिमाग है। तो अगर ऐसा आप एम्प्लॉयज़ के साथ करोगे और उनकी क्रिएटिविटी को ही आगे नहीं आने दोगे, तो इसमें आपकी प्लानिंग कैसे सक्सेसफुल होगी? कहीं न कहीं आप उतना बेटर नहीं कर पाओगे, जितना उनको साथ लेके आप आगे चल सकते हो। तो ये एक लिमिटेशन बन सकता है। एंड लास्ट पॉइंट, यूज़ ऑफ फॉल्टी मेथड्स, assumptions, estimates, statistical formulas, साइंटिफिक रिसर्च जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। गलत कैलकुलेशन कर रहे हो, गलत एस्टिमेशन लगा रहे हो। अगर ऐसा सब आप करोगे और उस बेसिस पे प्लानिंग करोगे, तो उल्टे मुंह गिरने वाले हैं। जो आपने सोचा और जो होगा उसमें कोई कंपैरिजन नहीं, पूरा इरेलेवेंट हो जाएगा। तो फॉल्टी मेथड्स या स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज यूज करके कभी भी एस्टिमेट्स नहीं निकालने चाहिए, कभी भी फोरकास्टिंग नहीं करना चाहिए। ऐसा हो जैसे आप मैथमेटिक्स में कोई सम कर रहे हो, जो फॉर्मूला लगाना चाहिए आप वो नहीं लगाते, दूसरा लगा देते, आंसर तो पूरे गलत आ जाते हैं। बस वो चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस थे। बोलो यहाँ तक किसी को कुछ नहीं क्लियर हुआ, कोई डाउट? सर हाँ बोलो, कोई क्वेरी? ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, तो अपना काफ़ी सारा टॉपिक यहाँ पे हो चुका है। आगे मैं और टॉपिक्स आज नहीं ले रहा हूँ, एक हाफ चैप्टर और अपना इसमें बचा है, तो कल के सेशन में अपने उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अपना यहाँ तक जो सर भी हुआ। हाँ बोलो। सर हमारी 11th के एग्जाम वापस ले रहे हैं, अभी मैसेज आया। 11th की एग्जाम वापस ले रहे हैं? क्या बात कर रहे हाँ अभी मैसेज आया। मेरी भी है। मुझे भी बोला सर मैंने तो बुक भी दे